ये कहानी है रानी पद्मावती, जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए राजा से युद्ध करती है, पर उनकी खूबसूरती के सामने राजा युद्ध के स्थल पर ही घुटने टेक देते हैं और उनसे विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं। रानी पद्मावती देती है अद्भुत पुत्र को जन्म, जिसके मस्तक पर सांप का चिन्ह था। क्या है इस सांप के निशान का रहस्य? पूरी कहानी सुने और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रताप नगरी में उस समय राजा वीरसेन का राज्य था। वे एक पराक्रमी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा हमेशा उनसे संतुष्ट रहती थी। जो भी उनके दरबार में आता वह खुशी खुशी लौटता। उनकी महानता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। दूसरे राज्यों के कई राजा उनकी लोकप्रियता से जलते थे। राजा वीरसेन अपनी रानी समीरा से बहुत प्रेम करते थे और उन पर पूरा विश्वास करते थे। रानी जो भी कहती, राजा उसे पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटते। राजकाज के बाद वे अपना सारा समय रानी के साथ ही बिताते थे। एक दिन जलन की भावना से प्रेरित होकर पड़ोसी राज्य के राजा दुष्यंत ने युद्ध का ऐलान कर दिया। उसने राजा वीरसेन को युद्ध की चुनौती दी। जब राजा वीरसेन को यह समाचार मिला तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के युद्ध स्वीकार कर लिया। लेकिन रानी समीरा का मन घबरा उठा। वह नहीं चाहती थी कि राजा युद्ध पर जाए। राजा ने उन्हें भरोसा दिलाया, मैं जल्द ही युद्ध जीतकर तुम्हारे पास लौट आऊंगा, बस थोड़ा इंतजार करना। रानी ने भारी मन से उनकी बात मान ली और उन्हें युद्ध पर जाने की अनुमति दे दी। राजा वीरसेन ने अपनी सेना के साथ युद्ध की तैयारी की और पड़ोसी राज्य की ओर रवाना हो गए। दोनों राजाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः राजा दुष्यंत हार गए। उनका घमंड चूर चूर हो गया और वो युद्ध भूमि में पराजित होकर गिर पड़े। जब यह समाचार रानी पद्मावती, दुष्यंत की पत्नी, को मिला तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने सोचा, अगर मेरे स्वामी नहीं रहे तो हमारी प्रजा की रक्षा अब कौन करेगा? रानी पद्मावती ने स्वयं युद्ध करने का निर्णय लिया और वह शस्त्र धारण कर रणभूमि की ओर चल पड़ी। जब राजा वीरसेन ने देखा कि एक स्त्री युद्ध करने आ रही है तो वे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। वह रानी पद्मावती थीं, इतनी सुंदर कि उन्हें देखकर अप्सराएं भी शर्मा जाए। उनकी आंखें नशीली थीं, चाल मोहक थी, जिसने राजा वीरसेन के दिल पर सीधा वार किया। कुछ क्षणों के लिए वे यह भी भूल गए कि वे एक युद्ध भूमि में खड़े हैं। राजा वीरसेन की नजरें रानी पद्मावती पर थीं, पर रानी की नजरें अपनी प्रजा की रक्षा पर टिकी थीं। युद्ध आरंभ हो चुका था। रानी पद्मावती का हर वार इतना तेज और सटीक होता कि राजा वीरसेन भीतर से चिंतित हो उठते। वह तलवारबाजी में इतनी निपुण थीं कि राजा को यह भय सताने लगा, कहीं मैं इस युद्ध में एक स्त्री से हार ना जाऊं। वह सोचते, अगर मैंने यह युद्ध रानी से हार लिया तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान होगा। राजा वीरसेन रानी के हर वार से बचने की कोशिश करते, पर उनका मन रानी की सुंदरता में इतना उलझ गया था कि वे रानी पर वार करना ही नहीं चाहते थे। अचानक राजा वीरसेन ने रानी के हाथ से तलवार छीनी और उसे दूर फेंक दिया। फिर वे घुटनों के बल झुक गए और बोले, हे रानी, मैं ये युद्ध हार चुका हूं, पर तुम्हारी तलवार से नहीं, तुम्हारी सुंदरता से। अब यह तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो मुझे मृत्यु दे दो या अपने साथ जीवन। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जीवन संगिनी बनो। रानी पद्मावती कुछ क्षणों के लिए सोच में डूब गईं। फिर उन्होंने निर्णय लिया, वह राजा से विवाह करेंगी और उनके साथ उनके राज्य लौटेंगी। राजा वीरसेन अत्यंत प्रसन्न हुए। युद्ध समाप्त हो गया। राजा और रानी के विवाह की तैयारियां पूरे राज्य में शुरू हो गईं। पूरे वैदिक विधि विधान से राजा वीरसेन और रानी पद्मावती का भव्य विवाह संपन्न हुआ। फिर वे दोनों प्रताप नगरी लौटे। वहां प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। जब रानी समीरा को यह झांत हुआ कि राजा वीरसेन युद्ध जीतकर लौट आए हैं तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह आरती की थाली लेकर राजा के स्वागत में दौड़ी। वह जैसे ही राजा की आरती करने लगी, राजा ने उनका हाथ थामकर उन्हें रोका। रानी समीरा ने आश्चर्य से भरा चेहरा बनाया। तभी राजा ने रानी पद्मावती का हाथ पकड़कर अपने पास खड़ा कर दिया और बोले, आज से ये बही, ये भी मेरी रानी है। रानी समीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उनका दिल भीतर से टूट गया, पर चेहरे पर मुस्कान सजाए उन्होंने रानी पद्मावती की आरती की और उनका स्वागत भी किया। इसके बाद राजा वीरसेन अपनी नई रानी पद्मावती के साथ राजमहल के उनके कक्ष में चले गए। रानी समीरा अपने कक्ष में अकेली आंसू बहा रही थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राजा वीरसेन अब किसी और स्त्री की ओर भी आकृष्ट हो सकते हैं। उन्हें तो अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। वो सोचती थीं कि राजा की दुनिया सिर्फ उनके ही चारों ओर घूमती है। पर अब सब कुछ बदल गया था। राजा सारा समय अपनी नई रानी पद्मावती के साथ बिताते, उनकी हर इच्छा का ध्यान रखते, उनसे हंसते, बात करते, अपने सुख दुख बांटते। रानी समीरा के कक्ष में अब वे कभी कभार ही आते, और जब भी आते ज्यादा देर नहीं रुकते। रानी समीरा के दिल को यह बात बहुत चुभती, पर वह अपने दर्द को अपने भीतर ही समेट लेती। कुछ ही समय में राजा ने पूरी तरह से रानी समीरा के कक्ष में आना छोड़ दिया, जैसे वे उन्हें भूल चुके हों। अब रानी समीरा का कक्ष वीरान था और उनका हृदय उससे भी ज्यादा सूना। दिन रात वे अकेली रोती रहती, उनकी आंखें सूज गई थीं। तभी एक दिन उनके भीतर एक कड़वा विचार आया, अगर रानी पद्मावती ही मेरे दुख की वजह है तो उसे रास्ते से हटा देना ही उचित होगा। रानी समीरा ने अपने एक वफादार सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, एक विषैला सांप लेकर आओ और जब राजा कक्ष में ना हो तो उसे रानी पद्मावती के बिस्तर पर चुपचाप छोड़ देना। सैनिक ने वैसा ही किया। उस दिन राजा किसी काम से नगर के बाहर गए थे। रानी पद्मावती अपने कक्ष में अकेली थीं। रानी समीरा ने उन्हें अपने कक्ष में बुलवाया ताकि वह कुछ समय वहां रहें और सैनिक अपना काम पूरा कर सके। जब रानी पद्मावती वापस लौटी तो वह थकी हुई अपने बिस्तर पर सो गईं। सुबह राजा वीरसेन जैसे ही रानी पद्मावती के कक्ष में पहुंचे, उन्होंने देखा कि रानी उल्टी कर बेहोश पड़ी हैं। राजा बहुत घबरा गए। उन्होंने तुरंत वैद्य को बुलवाया। यह समाचार रानी समीरा तक भी पहुंच गया। उनका मन प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने सोचा, जो मैं चाहती थी वही हुआ। अब कोई मेरा प्यार नहीं छीन सकेगा। वह जल्दी से नकली आंसू बहाती हुई रानी पद्मावती के कक्ष में पहुंची और राजा के सामने दुख का अभिनय करने लगी। उसी समय वैद्य वहां पहुंचे। उन्होंने रानी की नाड़ी देखी और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यह तो हर्ष का विषय है, आपके राज्य का उत्तराधिकारी आने वाला है। रानी मां बनने वाली है। राजा वीरसेन की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने रानी पद्मावती को गले से लगा लिया। रानी समीरा वहीं खड़ी थी, चेहरे पर बनावटी मुस्कान, पर भीतर से बुरी तरह हिल चुकी थी। उनके मन में अब बस एक ही सवाल गूंज रहा था, वो सांप गया कहां? राज्य में चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। प्रजा आनंद में मग्न थी। हर चेहरे पर हर्ष था, सिर्फ एक को छोड़कर, रानी समीरा। अब उनके चेहरे पर न तो अभिमान था न आंसू, बस एक बेचैन शंका थी, वो सांप गया कहां? कुछ महीनों बाद राजमहल में आनंद की लहर दौड़ गई। रानी पद्मावती ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। पूरा राजमहल दीपों से सज गया। नन्हे राजकुमार के आगमन पर हर किसी का चेहरा मुस्कान से भर गया। राजा वीरसेन ने जब अपने पुत्र को पहली बार गोद में लिया तो उनके हृदय में एक अनकहा उल्लास भर गया। पर तभी राजा की नजर पुत्र के मस्तक पर पड़ी, जहां तिलक होना चाहिए था। वहीं एक अद्भुत आकृति थी, एक सांप की आकृति, काली रेखाओं से बनी वह आकृति जैसे जीवंत हो। राजा ने उसे अनदेखा किया, पर रानी समीरा की आंखें जैसे उसी पर टिक गईं। उनकी ईर्ष्या अब भय और संदेह में बदलने लगी थी। यह कैसे संभव है, वे बार बार सोचती। सांप तो मैंने भेजा था, फिर यह सांप का निशान उस बच्चे के माथे पर कैसे आया? राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। राजा का सारा स्नेह उस पर और रानी पद्मावती पर केंद्रित हो गया। रानी समीरा का हृदय अंदर ही अंदर जलने लगा। फिर एक दिन रानी समीरा ने अपने कक्ष में राजा वीरसेन को बुलाया। चेहरे पर दुख और चिंता का मुखौटा पहनकर बोली, महाराज, क्षमा करें, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपके पुत्र के मस्तक पर जो सांप का निशान है वो कोई साधारण बात नहीं। मुझे भय होता है कि कहीं वह नागवंश से तो नहीं। राजा ने पहले तो इस बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की, पर समीरा का चेहरा गंभीर था। सोचिए ना महाराज, रानी समीरा ने आगे कहा, यदि वह वास्तव में आपका पुत्र होता तो उसके माथे पर यह सांप की आकृति क्यों होती? जरूर नई रानी का संबंध नागवंश से रहा होगा।
कहीं यह पुत्र उसी नागवंशी का तो नहीं? राजा का चेहरा पल भर को सख्त हो गया। उन्होंने समीरा की बातों को टालने की कोशिश की, पर ये शब्द उनके मन में घर कर चुके थे। अब हर दिन रानी समीरा राजा के कान भरती रहीं। हर रोज उनके मन में शक का बीज सींचती रहीं। आखिरकार एक दिन राजा का धैर्य टूट गया। वे क्रोध में रानी पद्मावती के कक्ष में पहुंचे और गरज कर बोले, सच सच बताओ रानी, यह पुत्र मेरा है या नागवंश का? बताओ, कौन है इसके पिता? रानी पद्मावती स्तब्ध रह गईं। उनके कानों में जैसे वज्र गिर पड़ा हो। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने राजा को समझाने का प्रयास किया, पर राजा एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनका चेहरा कठोर हो चुका था। उनकी दृष्टि अब प्रेम की नहीं, संशय की थी। उस दिन के बाद राजा ने रानी पद्मावती से दूरी बना ली। उनके कक्ष में जाना बंद कर दिया। रानी पद्मावती अब अकेली पड़ गईं। अपने छोटे पुत्र के साथ राजा ने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया था। राजमहल में अब उत्सव नहीं, बल्कि एक अनकहा विष फैला हुआ था, संदेह का, षड्यंत्र का और एक मां की टूटी हुई आत्मा का। राजा धीरे धीरे रानी पद्मावती से नफरत करने लगे और रानी समीरा के करीब जाने लगे। रानी समीरा अपने मंसूबों में कामयाब हो रही थी। राजा अब अपना अधिकतर समय रानी समीरा के साथ बिताने लगे और रानी पद्मावती के कक्ष की ओर देखना भी छोड़ दिया। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, रानी समीरा अपने शयन कक्ष में चैन की नींद सो रही थी। तभी उनके कमरे में धीरे धीरे सरकता हुआ एक सांप आया। वो सांप सीधा उनके पलंग की ओर बढ़ा और देखते ही देखते रानी समीरा को डस लिया। रानी एक झटके में उठ बैठी। उनका शरीर कांपने लगा, मुंह से झाग निकलने लगी और वे तड़पने लगी। पर तभी वो सांप इंसानी रूप में बदल गया और बोला, रानी समीरा, मैं वही सांप हूं जिसे तुमने भेजा था नई रानी पद्मावती को मारने के लिए, पर मेरी नियति कुछ और थी। आज मैं तुम्हारे सामने हूं और तुम्हें एक अंतिम अवसर दे रहा हूं। अगर तुम राजा के पास जाकर सब सच बता दो कि कैसे तुमने मुझे भेजा था नई रानी को जान से मारने के लिए, तो मैं तुम्हारे शरीर में फैले विष को वापस खींच लूंगा। तुम्हारी जान बच जाएगी। कांपते होठों और फूटती सांसों के साथ उन्होंने कहा, ठीक है, मैं राजा को सब सच बता दूंगी। मुझे बस एक और अवसर दीजिए। सांप ने अपना शब्द निभाया। उसने धीरे धीरे रानी के शरीर से सारा विष खींच लिया। रानी की सांसें फिर से सामान्य हो गईं और उनका चेहरा शांत हो गया। अगली सुबह रानी समीरा सीधे राजसभा की ओर बढ़ी। राजा वहां अपने दरबारियों के साथ बैठे थे। रानी समीरा उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। राजा चौंक गए। उन्होंने समीरा को उठाया और पूछा, किस बात की माफी समीरा? ऐसी क्या गलती की है तुमने? रानी समीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोली, मैंने जलनवश नई रानी को जान से मारने की कोशिश की महाराज। मैंने सांप भेजा था, पर मैं अब पश्चाताप कर रही हूं। मुझे क्षमा करें। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा का चेहरा कठोर हो गया था। तभी नई रानी पद्मावती वहां पहुंच जाती है। वे राजा और दरबार के सामने खड़ी होकर सबको बताने लगती है, उस रात जब मैं अपने कक्ष में अकेली सो रही थी, तभी अचानक एक सांप मेरे पलंग के पास आकर बैठ गया। वह बोल उठा, मुझे राजकुमारी समीरा ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है और मैं तुम्हें डंसने वाला हूं। यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता सकती हो। सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। राजा भी ध्यान से सुनने लगे। रानी पद्मावती ये बोली, मैंने उस सांप से कहा, हे नागराज, यदि आप चाहें तो मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन एक वचन दीजिए। मेरे मरने के बाद राजा की आंखों से एक भी आंसू न गिरे, तभी आप मुझे मार सकेंगे। सांप यह सुनकर सोच में पड़ गया। मनुष्य जब दुख में होता है तो उसके आंसू अवश्य गिरते हैं। यह कैसे संभव होगा कि वह विलाप न करे? वह मेरी बातों और मेरी बुद्धिमानी से प्रभावित हुआ। फिर वह अपने इंसानी रूप में आ गया। असल में वह एक इच्छाधारी नाग था। उसने मुझसे कहा, तुम्हारे साहस, प्रेम और चतुराई से मैं बहुत प्रभावित हूं। जब राजा तुम्हारे पास आएंगे तो उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि केवल खुशियां होंगी। तुम्हारा पुत्र किसी साधारण रक्त का नहीं, बल्कि नागराज का आशीर्वाद है। इतना कहकर वह इच्छाधारी नाग चला गया। यह सब सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ।
वे तुरंत रानी पद्मावती के चरणों में झुक गए और बोले, मुझे क्षमा करो रानी, मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया, तुम पर शक किया, पर आज मुझे सच्चाई का बोध हुआ है। रानी की आंखों से आंसू बह निकले, पर अब वे आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि सम्मान, प्रेम और क्षमादि के थे। रानी समीरा भी आगे बढ़ी और उन्होंने भी अपनी गलती स्वीकार की। मैंने जो कुछ भी किया वह जलनवश था, मुझे क्षमा करें। अब मैं केवल एक अच्छी रानी और सच्ची बहन की तरह रहना चाहती हूं। राजा ने दोनों रानियों को गले से लगा लिया। महल एक बार फिर प्रेम, विश्वास और एकता से भर गया। राजकुमार भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसके मस्तक पर बने सांप के चिन्ह को अब सभी नागराज का आशीर्वाद मानते थे।